तो दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर भारत में पैदा ना हो, ये लोग इसके ऊपर रिसर्च इनका जारी का सारा उनके दिल की सच्चाई है, जो उनका एजेंडा है वो उनके मुंह पे आ गया। अगर वो लोग इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम और हमारा समाज और ये देश राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने देंगे हम। बाबा साहब, बच्चा आज कायदा और किताब ले जाना भूल सकता है, लेकिन कटोरा और चम्मच पहले लेकर जा रहा, यानी हमारी अगली पीढ़ी को ये भिखारी बनाना चाहते हैं। बाबा साहब को ये उम्मीद थी कि मेरे बाद में मेरे जैसे लोग इस समाज का नेतृत्व करें। बाबा साहब को 5 अखबार निकालने पड़े थे अपने आप को बताने के लिए मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, वरना इस देश के मीडिया ने बाबा साहब को बिल्कुल पर्दे के पीछे ऐसा रखा था, दिख नहीं दे रहे थे। उनका नाम इस्तेमाल करने से सम्मान नहीं है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनका संविधान है, उसकी तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप उस देश में जाकर के क्या करोगे? मैं चांसलर हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ही वाइस चांसलर बना देता हूँ इसी यूनिवर्सिटी का। बाबा साहब ने कहा कि ये पढ़ाई जो हमने की है, ये पढ़ाई हमने पैसे कमाने के लिए नहीं की है, ये पढ़ाई हमारा समाज भारत के अंदर गुलाम है मेरा देश, मैं उसकी आज़ादी का आंदोलन। और मेरी बात की सत्यता को अगर परखना चाहते हो तो आप बंच ऑफ थॉट को पढ़ लीजिए कि अमित शाह ही नहीं, पूरा आरएसएस उस दिन से पागल हो गया अखिलेश यादव। स्वागत है हमारा हिंदुस्तान में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। अमित शाह का अंबेडकर जी पर दिया गया बयान लगातार उनके गले की फांस बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को भी ट्वीट कर कर कहना पड़ा कि अमित शाह का कहने का मतलब ये नहीं था, अंबेडकर जी का अपमान करना नहीं था, उनका सम्मान करना था। कोई कह रहा है कि अमित शाह का ये क्लिप काटकर वायरल किया जा रहा है, तो कोई कह रहा है बाबा साहब पर दिया गया ये बयान पूरा सुनेंगे तो अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में कुछ गलत नहीं किया। वहीं विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को कैच करने में समय नहीं लगाया। जहां एक तरफ पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि संविधान को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, वहीं उनको अब एक बाबा साहब के नाम पर ये नया मुद्दा मिल गया है। वहीं केजरीवाल की बात करें तो दिल्ली के चुनाव नजदीक है, उन्होंने भी बाबा साहब के नाम को अपने चुनाव में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का भक्त मैं हूं, और जो दलित बच्चे बाहर पढ़ाई करेंगे विदेश में, उनका खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विनोद तेजियान जी हैं, जो कि अधिवक्ता हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं और संविधान बचाओ समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत बहुत आपका कि आप इतने बड़े गंभीर मुद्दे को कवर कर रहे हैं और देश की जनता को असलियत क्या है ये बताने की कोशिश करेंगे। विनोद तेजियान जी, सबसे पहला मेरा यही सवाल आपसे है कि अमित शाह जी ने जो कहा संसद के अंदर, तो कोई कह रहा है कि आधा क्लिप है, कोई कह रहा है कि पूरा क्लिप सुनेंगे, तो उन्होंने आगे ये भी बोला है कि अंबेडकर जी के बयान पर राजनीति ना करें, ये अशोभनीय है। आपको क्या लगता है कि ये जो बयान है, जिस तरीके से इससे देश में बवाल छिड़ा है और दलित समाज गुस्से में है, तो आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, मैं सच बोलने का आदी हूँ और तथ्य और फैक्ट के साथ बोलता हूँ हमेशा। तो ये जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान है, सच्चाई ये है कि जिस संगठन के लिए वो काम कर रहे हैं, इस देश में एक संगठन है, इसका नाम है आरएसएस। तो आरएसएस जो इस देश में चाहता है, अमित शाह जी की जुबान से, उनके दिल से वही बात निकली है। चूँकि आरएसएस पिछले 100 सालों से लगातार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर रिसर्च कर रहा है, शोध कर रहा है। इनके सैकड़ों लोग इस शोध के कार्यक्रम में लगे हुए हैं और ये शोध इसलिए किया जा रहा है बाबा साहब के ऊपर, ये सच्चाई अच्छा हो गया कि उनके मुंह से निकल गई, सच्चाई नहीं। अन्यथा ये लोग बाबा साहब का फोटो दिखाते हैं, बाबा साहब का समरसता दिवस मनाते हैं, समता दिवस नहीं मनाते, ये समरसता शब्दों का खेल होता है। तो ये लोग बाबा साहब का फोटो भी दिखाते हैं, उनका समरसता दिवस भी दिखाते हैं, और हमारे जो SC ST और OBC के सामान्य बुद्धि के लोग हैं, वो इनके जाल में भी फंस जाते हैं कि ये भी बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। सच्चाई ये है कि 100 सालों के इस शोध में RSS को ये जो शोध करना पड़ रहा है, इसके पीछे का जो कारण है सबसे बड़ा, वो ये है कि भारत जो है 3000 साल तक एक बार गुलाम रहा
और लगभग 2500 साल तक एक बार गुलाम रहा। तो पहले तो बाबा साहब से पहले, आज से 2650 साल पहले इस देश को आजाद कराने का काम किया सिद्धार्थ गौतम नाम के एक महामानव ने, जिनको बाद में तथागत बुद्ध कहा गया। तथागत का मतलब होते हैं तथ्य जमा अवगत। तथ्य का मतलब सच्चाई यानी फैक्ट, यानी सच्चाई से अवगत कराने वाला। तो 2700 साल पहले सिद्धार्थ गौतम नाम के बालक ने इस देश को सच्चाई से रूबरू कराया और इनके ढोंग और पाखंड की पोल खोल करके भारत के जो मूल निवासी थे, जिनको बाबा साहब संविधान में SC ST OBC और माइनॉरिटी बोलते हैं, इन सारे लोगों को लामबंद किया और इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य को देश का राजा बनवाया। तो हम लोग इस देश में आजाद हो गए। उसके बाद फिर क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। पुष्यमित्र सुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट अशोक के पोते वरदरथ मौर्य के साथ मिलकर 14 साल उसी के घर में रह करके उसका कत्ल कर दिया और इस देश को फिर गुलाम बना लिया। तो ये देश फिर गुलाम था। तो इन्होंने चारों तरफ से इतनी घेराबंदी कर ली थी भारत के लोगों की कि कहीं से भी कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी। ऐसी परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आ गए और उन्होंने अपने तर्कों से, अपनी बुद्धि से और अपने साथियों के सहयोग से इस देश की जनता को फिर आजाद करा लिया। तो ये लोग इस पे शोध कर रहे हैं कि हमने तो इनके सारे रास्ते बंद कर दिए थे, आखिर डॉक्टर अंबेडकर कैसे पैदा होकर के कैसे आगा आ गया कि इसने इनको फिर आजाद करा दिया। तो दूसरा डॉक्टर अंबेडकर भारत में पैदा ना हो, ये लोग इसके ऊपर रिसर्च इनका जारी है और जो बाबा साहब इस देश की जनता को आजाद करवा कर गए हैं, उनको गुलाम बनाने का ये सारा षड्यंत्र लंबे समय से ये लोग कर रहे हैं। और मेरी बात की सत्यता को अगर परखना चाहते हो तो आप बंच ऑफ थॉट को पढ़ लीजिए। जो कह रहे हैं कि आधी क्लिप है, पूरी क्लिप है, ये है, ये सारा का सारा उनके दिल की सच्चाई है। जो उनका एजेंडा है वो उनके मुंह पर आ गया है। ये बहुत अच्छा हो गया है और ये धीरे धीरे इस देश में फिर परिवर्तन की तरफ होगा। और ये कितने ही रास्ते रोक लें, कुछ भी एक जो ये कर सकते हैं, अनियंत्रित नियंत्रण भारत के ऊपर इनका है। कोई संविधान का राज देश में नहीं चल रहा है, संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। केवल बीजेपी नहीं कर रही, इससे पहले जो इनके बड़े भाई थे, जो बीजेपी जहां से निकल कर आई है, उन्होंने भी 55 साल तक इस देश में यही काम किया है। वे भी ढोंग कर रहे हैं बाबा साहब के नाम पर। जो वो बाहर प्रदर्शन करते हैं संसद के बाहर, अभी मुद्दा देखने में आया कि राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहनकर जा रहे हैं, प्रियंका गांधी नीली साड़ी पहनकर जा रही है, हाथ में जो है कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के शपथ लेते हैं। तो विपक्ष को, आपको लगता है कि विपक्ष भी ये सब दिखावा कर रहा है वोट के लिए? देखिए, आप 13 दिसंबर पिछले 75 सालों से संविधान के ऊपर, संविधान की जो गौरवमय यात्रा है, संविधान के ऊपर पिछले 75 साल की चर्चा लोकसभा के अंदर हो रही है। इसमें 13 तारीख को आई, आप 13 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बोले हैं। आप अखिलेश यादव को सुन लीजिएगा और सुन करके आप खुद अगर विश्लेषण करना जानते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि अमित शाह ही नहीं, पूरा RSS उस दिन से पागल हो गया अखिलेश यादव को सुनने के बाद। चूंकि अखिलेश यादव इतने तर्कों से, इतने सबूतों के साथ, इतनी सच्चाई के साथ उन्होंने संविधान के बारे में जो कुछ भी वहां बोला है, जो सच्चाई उन्होंने उजागर की है कि इस देश में संविधान का किस तरह से संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, तो उन सारी चीजों से ये लोग घबरा गए हैं। इस पूरी चर्चा को डाइवर्ट के कहीं अखिलेश यादव की ये बात अभी तो केवल उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने सुनी है, कहीं ये बात पूरे देश में न सुन ली जाए, इसलिए इस पूरी चर्चा को इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। इनको रात को भी बाबा साहब सपने में आने लगे। और रही बात जिन लोगों की, आप राहुल गांधी जी की या प्रियंका गांधी या कांग्रेस की बात कर रहे हो, देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राह में अगर इस देश में कांटे बोने का काम किया, बीजेपी, RSS और संघ, ये कोई और नहीं है। हेडगोवार कौन थे? क्या हेडगोवार कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नहीं थे? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के साथ केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री नहीं थे? बाबा साहब जिंदा थे। इन लोगों ने धोखाधड़ी करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हरवा लिया था कजलोरकर नाम के आदमी से, और इन लोगों ने बाबा साहब के साथ धोखाधड़ी करके हमारे समाज में बाबू जगजीवन राम से नाम से एक नेता पैदा कर दिया था और बाबा साहब के साथ इन्होंने धोखा कर लिया था। लेकिन इन लोगों को पता था कि डॉक्टर अंबेडकर जिंदा है और ये डॉक्टर अंबेडकर निश्चित रूप से काम करेगा। इसलिए इन लोगों ने, सत्ता चूंकि कांग्रेस की थी, कांग्रेस पक्ष था
और बाबा साहब कहीं विपक्ष न बन जाए, क्योंकि बाबा साहब और लोहिया के बीच में बातचीत चल रही थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, और ये दोनों नेता मिलकर के इस देश में राजनीतिक दल बनाने की बात सोच रहे थे। लेकिन घर से ये बातें लीक हो रही थी और ये बातें ऊपर तक संघ परिवार तक मालवांकर नाम का एक आदमी था जो डॉक्टर सविता अम्बेडकर के साथ मिला हुआ था और वो सारी रिपोर्ट ले रहा था। और इस तरीके से ये रिपोर्ट ऊपर तक जा रही थी कि डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मिलकर के देश में आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं। तो इन लोगों ने योजना बना करके 1951 में ही इन लोगों ने इस देश में कांग्रेस से इस्तीफा दिया। किस किसने? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर हेडगोवार। ये कांग्रेस की सरकार में नेहरू जी के साथ केंद्रीय मंत्री हैं और नेहरू जी की सलाह और आरएसएस की सलाह पर ये दोनों कांग्रेस से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि पक्ष भी इन्हीं का रहे और विपक्ष भी इनका रहे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कुछ दिन में ही इस देश में विपक्ष बनने जा रहे थे। तो और राजनीति का ये सिद्धांत होता है कि जो आज पक्ष है वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद विपक्ष भी हो सकता है, उसको होना ही होना है। तो ये भारत में यही तो समस्या है कि ये पक्ष भी अपना रखना चाहते हैं, विपक्ष भी अपना रखना चाहते हैं। तो बाबा साहब इस बीच में ना आए तो इन लोगों ने पूरी योजना बना करके इस सारे मुद्दे को, जो ये लोगों को, इन्होंने कांग्रेस छोड़ते हुए जनसंघ का निर्माण किया और ये तय हुआ कि जो गलती नेहरू जी करेंगे, जो कांग्रेस गलती करेगी, उसको डॉक्टर अंबेडकर अगर उठाई भी तो उनको नहीं दिखाएंगे, इन दोनों नेताओं को चैनल और मीडिया दिखाएगा, यानी विपक्षी बन जाएंगे। वो जनसंघ ही, क्योंकि कांग्रेस का देश में एक छत्र राज चला। कब तक चला आपकी जानकारी में? 89 तक कांग्रेस ही चलती रही देश में। 77 में केवल एक बार कांग्रेस हारी। तो वो 77 में वही जनसंघ जनता पार्टी हो गया। भारतीय जनता पार्टी नहीं, नोट, जनता पार्टी 77 में। और जैसे ही काशीराम साहब ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की घोषणा की तो वही जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नाम से बदल दी अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने। यानी ये लोग एक ही हैं, ये लोग एक ही हैं। इसलिए अगर वो लोग इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम और हमारा समाज और ये देश राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने देंगे हम बाबा साहब का। ईमानदारी के साथ जो बाबा साहब के साथ खड़ा होगा, समाज उन्हीं के साथ चलेगा। ये ढोंगबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। अभी जो दिल्ली के चुनाव नज़दीक हैं, केजरीवाल जी ने एक AI वीडियो जारी किया है, आपने देखा भी होगा कि बाबा साहब खड़े हैं और केजरीवाल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं केजरीवाल कहते हैं कि बाबा साहब का सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जब दलित समाज का बच्चा विदेश में पढ़ेगा तो उसकी पढ़ाई का खर्च आम आदमी पार्टी उठाएगी। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं केजरीवाल भी राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं इस नाम का, या वो भक्त हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जन्म भी आरएसएस नहीं करवाया है। एक ओबीसी के एक नेता थे, बुजुर्ग, जो टोपी लगाते थे, अन्ना हजारे, उनको दिल्ली में आरएसएस के लोगों ने बिठाया और आरएसएस के लोग ही उनकी सभाओं में जाते थे और उनकी एक बराबर में किरण बेदी को बिठाया और दूसरी बराबर में केजरीवाल को बिठाया और पीछे एक विजय सिंह नाम के जर्नल थे, उनको खड़ा कर दिया। यानी बोल इधर गिरे या इधर गिरे, कह क्षमी करेंगे, राजनीतिक पारी हमारे ही हाथ में रहे। तो यानी बीजेपी की सरकार बने दिल्ली में तो किरण बेदी बनेगी और अगर परिवर्तन होता है तो केजरीवाल बनेंगे। तो केजरीवाल का जन्म भी, केजरीवाल, देखिए आदमी के, नेता के शब्दों से पता लग जाता है वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं हम, गांधी जी क्या कहते थे कि हम स्वराज लाएंगे, और वो क्या कहते हैं, हम पूर्ण स्वराज लाएंगे। तो स्वराज क्या था गांधी जी का? गांधी जी का स्वराज था स्वयं का राज, खुद का राज। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जब इस देश में वोट का अधिकार देने के लिए भारत के अंदर साउथ बोरो कमीशन आया और इन लोगों ने बयान दिए तो किसे वोट का अधिकार मिलना चाहिए आप निकलवा लीजिए। इंग्लैंड में सब कुछ सुरक्षित रखा हुआ है, भारत में इन्होंने कितना ही छिपा लिया। इन्होंने वोट का अधिकार अंग्रेजों के सामने बयान दे करके, जो अपने रजिस्टर्ड बयान करा रखे, कलमबंद बयान में ये बोला हुआ कि वोट का अधिकार उन्हें मिलेगा जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो टैक्स देने वाले लोग होंगे, जो राजा महाराजा होंगे। तो ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने अंग्रेजों को समझा दिया कि पढ़ने लिखने का अधिकार तो इस देश में 3000 साल से बंद है, जनता को है ही नहीं, एक वर्ग विशेष के लोगों को है। तो जब पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं है तो जिस दिन वोट पड़ेगी ये पढ़ने लिखने का प्रमाण पत्र कहाँ से देंगे? और बिजनेस का अधिकार केवल और केवल चंद लोगों के पास है, तो टैक्स की रसीद भारत की जनता कहाँ से दिखाएगी? और राजा महाराजा तो हमारे ही लोग थे, हमारे 21 राजाओं के साथ धोखाधड़ी करके इन्होंने भारत पर कब्जा कर रखा है, तो हम राजा भी नहीं हैं। इसलिए भारत की जनता को तो इस आज़ादी से कुछ भी नहीं मिल रहा।
तब जा करके इस देश में बाबा साहब को सुनने के बाद उन्होंने कहा तो फिर इस देश की जनता को अगर कल आज़ादी मिलने लगे तो फिर सरकार कैसे बनाई जा। वो लोग तो टैक्स की रसीद दिखाना चाहते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर भारत की जनता को कुछ तो सबूत दिखाना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने कहा इस देश की जनता को 3000 और 2500 साल तक गुलाम रहने के बाद इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये तो टूटे फूटे घरों में रहते हैं, झोपड़ी और छानों में रहते हैं, बाढ़ आती है, बारिश आती है, सब कागज इनके खत्म हो जाते हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं है। अंग्रेजों ने कहा तो फिर हम इनको कोई अधिकार नहीं दे सकते, कोई सबूत तो चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा मैं इनकी पोल खोल रहा हूं जिन्हें वो बता रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा हमारे पास एक सबूत है, हमारे पास यह है कि हमारी माँ हमें पैदा करती है, तो जब हम पैदा होते हैं बच्चे के रूप में तो हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, तो जब हम 21 साल के हो जाते हैं तो हमारे पास दिखाने के लिए ये है कि ये लड़का 21 साल का है, ये लड़की 21 साल की है। तो मैं अंग्रेजों ये चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हो तो इस देश में जो वोटर लिस्ट बने, जिसका भी नाम 21 साल जिसकी भी उम्र हो उसका नाम इस वोटर लिस्ट में रख दिया जाए, और जब वोट पड़े तो उसकी उम्र को देखा जाए कि इसकी उम्र कितनी है। पीठासीन अधिकारी उसका पढ़ने लिखने का प्रमाण पत्र न देखे, उसकी उम्र देखे। इसको प्रौढ़ मताधिकार बोलते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से भारत की जनता को मिला है, ना कि इनकी बदौलत। ये तो इसको पूरे को लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, इसको ये खत्म करना चाहते हैं। नहीं, आप ये बताइए कि लगातार मोदी जी ने ट्वीट किए, उसके बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका ये कहना है कि बाबा साहब के नाम पर जितनी योजनाओं का शिलान्यास हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसी ने नहीं किया। भीम यूपीआई वो लेकर के आए, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर लेकर के आए। तो इसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने सम्मान नहीं किया बाबा साहब का, या फिर दलित समाज का सम्मान नहीं किया? देखिए, सम्मान एक होता है गले में और मूर्ति में माला। संघ इस विचारधारा पर काम करता है कि गले में माला और विचारों पर ताला। अब बाबा साहब जिंदा नहीं है, उनकी मूर्ति है, केवल उनका नाम इस्तेमाल करने से सम्मान नहीं है। जो उनकी विचारधारा है, जो उनका संविधान है, उसकी तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप ये बताइए किस तरह से बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं। संविधान के अंदर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, फ्री और कंपलसरी। हरियाणा के अंदर इन्होंने क्या किया, जितने प्राइमरी स्कूल थे उन सबको, जो प्राइवेट स्कूल है उनमें कह रहे कि भाई जो प्राइमरी स्कूल है, जो बच्चा यहाँ पढ़ेगा उसको इतनी फीस देनी पड़ेगी, और जो प्राइवेट में पढ़ेगा उसको फ्री देंगे। और कुछ दिन बाद क्या होगा, इन प्राइमरी स्कूलों को ये पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में बेच देंगे, और उधर वो प्राइवेट वाला कहेगा कि मैं तो 20,000 रुपये महीना की फीस लूंगा। इस तरह से ना प्राइवेट में बच्चा पढ़ पाएगा ना इधर पढ़ पाएगा। संविधान के अंदर तो कंपलसरी एजुकेशन है भारत के आम बच्चे के लिए, कंपलसरी इलाज भी है, लेकिन कौन कौन फ्री में इलाज कर रहा है और कौन बच्चों को फिर, जहां हमारे बच्चे पढ़ते थे वहां उन सारी प्राइमरी स्कूलों में ये लोग खिचड़ी बना करके भिखारी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बच्चा आज कायदा और किताब ले जाना भूल सकता है लेकिन कटोरा और चम्मच पहले लेकर जा रहा। यानी हमारी अगली पीढ़ी को ये भिखारी बनाना चाहते हैं, और टोटल काम संविधान के खिलाफ चल रहा है, कोई ये संविधान के पक्ष में। दूसरा, अभी इन्होंने वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण, ये जो वर्गीकरण है इसमें 6 जज किस बिरादरी के हैं? पहले ये अपना तो वर्गीकरण कर लें। इनकी संख्या, जो आरएसएस के लोग हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि आरएसएस में राजपूतों की चल रही, आरएसएस में किसी यादव की या जाट की चल रही है, आरएसएस में किसी की चल रही है? आरएसएस के अंदर भारत में पिछड़ों की 4000 जातियां, किसी की कोई हैसियत नहीं है। आरएसएस के अंदर किसी राजपूत की भी कोई हैसियत नहीं है। इस देश के अंदर हमारी और दलित समाज की तो क्या हैसियत होगी? वहाँ केवल और केवल एक जाति है, और वो जाति 3% वाली है। उनका है सब कुछ, उनके हिसाब से देश चलता है। किसको क्या बनाना है, क्या करना है, तो वो अपने हिसाब से पॉलिसी बना रहे हैं और संविधान के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। संविधान के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। ये आपने चीज़ें बताई। अभी एक नाम आपने बताया था, समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी जी। अब ये बताइए कि समाजवादी जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने 2.5 लाख अफसरों का डिमोशन किया था उस समय में जी। तो आपको क्यों लगता है कि जो ये वाहिनी बनाई गई है समाजवादी पार्टी में मिलकर के, उसके साथियां उसमें रह कर के, तो इससे भला होगा दलित समाज का? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब ने बीएसपी बनाई थी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। अखिलेश यादव जी के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर जी के साथ काम करते थे।
उनकी अपनी अलग पार्टी थी। लेकिन जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय जनता दल था। उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया उत्तर प्रदेश में, उनको हटा दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में संघ और बीजेपी ने दंगे करवा दिए, हर शहर दंगे की चपेट में आ गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद टूट गई और उसके बाद कांशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव जी की मीटिंग हुई उसमें, और मैं आपको बताऊं हमारे ज़िले से भी एक आदमी उस मीटिंग में मौजूद था। तो एडवोकेट हैं वो, आज भी वो जिंदा हैं, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। और वो इंडिया टुडे के फ्रंट पेज पर जो फोटो छपा था उसमें कांशीराम साहब तहमंद और बनियान में बैठे हुए और नेताजी उनके बराबर में बैठे हुए। मैं अपना और उनका रिश्ता बता रहा हूँ कि हमारा एससी के लोगों का और जिन नेताजी के अखिलेश यादव जी की आप बात कर रहे हो, हमारा और उनका रिश्ता क्या है, समाजवादी पार्टी आई कहाँ से है, इसका जन्म कहाँ से है। तो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में नेताजी ने कहा कि इन लोगों ने मेरे साथ धोखा कर लिया। कांशीराम साहब का जवाब था कि ये तो धोखेबाज लोग हैं, आप इन लोगों पर भरोसा ही क्यों करते हो। आप ऐसा करिए, इनका साथ छोड़िए और आप अलग पार्टी का निर्माण करिए। हमने अलग पार्टी बना ली है और हमने अपने लोगों को उत्तर प्रदेश और पंजाब में अपने साथ खड़ा कर लिया है। हम धीरे धीरे पूरे देश में इसको राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे, मेरा लक्ष्य है, और आप अपने लोगों को इकट्ठा करिए। इस तरह से 1992 में 6 दिसंबर को मस्जिद टूटी और अगले ही महीने इन दोनों नेताओं की बैठक हुई और उसके बाद समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। किसकी सलाह पर? मान्यवर कांशीराम साहब, ठीक है। और फिर एक नारा आया, मिले मुलायम। आज मैं उन नेताओं को, तमाम SC ST OBC आदिवासी तमाम नेताओं को ये आगाह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भले ही इन लोगों ने अनियंत्रित नियंत्रण देश पर कर लिया हो, लेकिन रास्ता फिर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं निकलेगा। उस समय तो इन्होंने मस्जिद तोड़ करके पूरे देश को दंगों में झोंक दिया था, तब भी कांशीराम और नेताजी ने रास्ता निकाल लिया था, तब भी रास्ता निकाल लिया था। आज ऐसी स्थिति नहीं है, आज इनकी कोई लहर नहीं है, लेकिन सच्चाई को समझना पड़ेगा। लहर बनाई जा रही है EVM मशीन पर, लहर EVM मशीन पर, EVM मशीन की वजह से है। आपने जो सवाल किया कि अखिलेश यादव जी, तो आप, मैं दूसरा बयान अब आपको दे रहा हूं। अभी संविधान के ऊपर सबसे लाजवाब अखिलेश यादव बोले पार्लियामेंट के अंदर, 13 दिसंबर को, आप सुन लीजिएगा उनका स्पीच। उसके बाद ही तो ये प्रतिक्रिया हुई है। अब उससे पहले जब समाजवादी पार्टी के 37 MP उत्तर प्रदेश में जीते, तो अखिलेश यादव जी ने जब एंट्री की और लोकसभा में उनका नंबर आया, तो वो अकेले भारत के नेता हैं जो फर्जी नेता घूम रहे हैं, हम दलितों के नेता हैं, हम फला है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक शब्द लोकसभा के अंदर या लोकसभा के बाहर जरा EVM मशीन पर बोलकर तो दिखा दो, आपको, तुम्हें अपनी औकात का पता लग जाएगा। जो तुम्हें फंड दे रहे हैं अगले दिन से वो तुम्हारा फंड बंद ना हो जाए। अखिलेश यादव जी ने 37 सांसदों के साथ लोकसभा में ये कहा कि 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत कर आए हैं, अगर यूपी की 80 सीटें भी जीत लूं तो भी EVM मशीन पर भरोसा नहीं है और EVM मशीन के खिलाफ चलने वाले आंदोलन में हम लोग शामिल रहेंगे। तो अखिलेश यादव जी इस समस्या को समझ रहे हैं, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वाहिनी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके ये संगठन जो बनाया गया, ये ऐसे नहीं बनाया गया। हम तो कांशीराम साहब का असली सपना हम पूरा करना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना हम पूरा करना चाहते हैं। और अखिलेश यादव जी पूरी तरह से उस ट्रैक पर हैं, वो सच्चाई बोल रहे हैं। अकेले देश के अकेले नेता हैं, हिम्मत के साथ, जो मशीन के खिलाफ भी बोले हैं और संविधान के पक्ष में भी बोले हैं। और इन तमाम बदमाशियों को अच्छी तरह से अगर कोई समझने का काम कर रहा तो वो कर रहा है, और बाकी लोग इस पे केवल और केवल देश में राजनीति कर रहे हैं। आपने केजरीवाल जी का नाम लिया था अभी कुछ देर पहले। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो वर्गीकरण हुआ है, जो 3% लोग 81% पदों पर कब्जा करके बैठ गए, वो अपना भी तो वर्गीकरण कर ले पहले, हैं? जर्नल में और भी तो बहुत सारी जातियां हैं। राजपूतों की संख्या जर्नल में 6% है, तो उनके 2.5% अफसर क्यों है? राजपूतों को भी तो 6% मिलने चाहिए। वैश्यों की संख्या अगर इस देश में 5.5% है, तो उनके अफसर 4% क्यों हैं? 3% वाले 81 लेंगे और सारा देश 10 में रहेगा, और वो बाकी लोगों का वर्गीकरण करेंगे। तो अभी ये जो वर्गीकरण हुआ है, ये RSS ने किससे करवाया? अरविंद केजरीवाल। पंजाब की सरकार ही सुप्रीम कोर्ट आई है वर्गीकरण के लिए, पंजाब सरकार की रिट पर ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण किया है। तो जो बाबा साहब संविधान में एक सूची बना के गई, शेड्यूल जिसको कहा, शेड्यूल का मतलब सूची, तो उसको उन्होंने सूचीबद्ध कर दिया। तो हम लोगों को क्या बोला गया? शेड्यूल कास्ट। इसलिए
मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप लोग भी हमें दलित मत बोला करो, हम दलित नहीं है। दलित भी असंवैधानिक शब्द है और हरिजन भी असंवैधानिक शब्द है, और ये जो भी हमें हमारे बारे में जो भी ये बोलते हैं ये असंवैधानिक शब्द है। हमारा जो असली नाम है, हम एससी हैं, क्योंकि बाबा साहब जाति विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो 4000 जातियों को बाबा साहब ने बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी कहा है, और ओबीसी के अंदर से ही एससी है, ओबीसी के अंदर ही एससी है, वहीं से बाबा साहब इसको ओबीसी से लाए हैं। ओबीसी के अंदर ही एसटी है, जो हमारे भाई आदिवासी हैं। धर्म के आधार पर मैं आपको ये चर्चा इसलिए आपके साथ कर रहा हूं आपके चैनल पर कि आपने अभी झारखंड का और छत्तीसगढ़ इधर का भी आपने दौरा किया है। तो आपने ये देखा होगा कि जो गुर्बत यहाँ है एससी के लोगों में, उससे ज़्यादा भयंकर आदिवासियों में, जबकि आदिवासियों के जंगल सोने और हीरे से ज़मीनें भरी पड़ी हैं, लेकिन वहाँ इन बदमाशों की कंपनियाँ, मल्टीनेशनल कंपनी का नाम लेकर के ये बदमाश वहाँ से सोना और हीरा और अभ्रक निकाल रहे हैं और रोजाना करोड़ों रुपए का बेच रहे हैं, और उन आदिवासियों को नक्सली बता करके जेलों में डाला जा रहा है। तो वो हमारे वो भाई हैं जिन्होंने इनके धर्म से बहिष्कार इन्होंने कर दिया था, चूंकि उन्होंने गुलाम बनने से मना कर दिया था और इनके धर्म में रहने से मना कर दिया था। वो बहिष्कृत लोग हैं, वो जंगलों में चले गए थे। तो आदिवासियों को इन्होंने जंगलों में जाने के लिए मजबूर कर दिया। किसने किया? एससी के लोगों को इन्होंने अछूत बना दिया, पिछड़े वर्गों को इन्होंने शूद्र बना करके सारे तरक्की के रास्ते बंद कर दिए हैं, और मुसलमानों के खिलाफ रोजाना धरना अभियान चल ही रहा है। सिखों के खिलाफ आपने देख लिया कि सिखों के सरदारों के 700 लोग अभी शहीद हुए। सिखों को ये कभी खालिस्तानी बता देते हैं, जबकि सिखों का भारत की आज़ादी में जितना बड़ा आप देखेंगे उनका योगदान जो है, आप जरा इसको देख लीजिए। अगर पूरे देश का जितना योगदान है, सिख अकेले ही 75% शहीद हैं। इतनी बहादुर कौम है वो, लेकिन उनको ये खालिस्तानी बता देते हैं। जाटों के साथ में इन्होंने सबने देख लिया अभी जाटों की बेटियों के साथ इस देश में क्या हुआ है। झारखंड में ये नॉन आदिवासी कर देते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कहते हैं नॉन यादव और नॉन जाटव, यानी ये 3%। हरियाणा में ये कर देते हैं कि जाट और गैर जाट, यानी ये सबको लड़ाने का काम और बांटने का काम प्रशांत जी इस देश में कौन कर रहा है? ये क्यों नहीं भारत की समझ में आ रहा है? ये सब बातें आपने कही। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप काशीराम जी का नाम ले ही रहे हैं जी, तो मायावती जी की बात करें, वो भी कहती हैं कि हम काशीराम के अनुयायी हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं। वहीं चंद्रशेखर जो आजकल नगीना के सांसद भी बन चुके हैं जी, वो कहते हैं हम काशीराम जी के अनुयायी हैं। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलने वाली अब पार्टी कौन बची है? वो आज़ाद समाज पार्टी है, ऐसा चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में टीवी पर कहा। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी पार्टी है जो बाबा साहब को लेकर या बाबा साहब की विचारधारा को लेकर साथ चल रही है? क्योंकि दोनों ही नेता शेड्यूल कास्ट एससी समाज से। देखिए, आपकी जानकारी में होगा कि मैंने 2010 से बीएसपी के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था, और 10 से लेकर के आज 25 होने वाला है, 15 दिन बाद 25 हो जाएगा। और इन 15 सालों में एक दिन भी मैं घर नहीं बैठा हूँ, और बीएसपी की और मायावती की हकीकत मैंने पूरे देश के सामने ला दी है कि बहन जी अब किसके लिए काम कर रही है। और ये भी सुन लीजिए कि मैं बहन जी की सरकार में मुझे राज्य मंत्री की सुविधाएं थी, और मैं पार्टी का सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली इन सब में मंडल कोऑर्डिनेटर और जोनल कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ। और सबसे सम्मानित पद अगर बीएसपी की राजनीति में कोई है तो वो कोऑर्डिनेटर का है, और मेरी शुरुआत ही बीएसपी में कोऑर्डिनेटर से है। तो इतने सम्मानित पद को छोड़ के यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का मैं चेयरमैन रहा, लेकिन इन सारे पदों पर लात मार करके और बहन जी के साथ रहते हुए बहन जी के खिलाफ ही मैंने आंदोलन खड़ा कर दिया था 2010 में। और इसलिए कर दिया था कि बहन जी ने 22 चीनी मिले पोंटी चड्ढा नाम के पंजाबी ब्राह्मण को सेल कर दी थी, और जो ये मिले सरकारी मिले थी। तो हमारी चिंता इस बात को थी कि बहन जी अगर आप ही सरकारी क्षेत्र को बेचोगी तो कल अगर दूसरे लोग आएंगे तो वो तो पूरा देश बेचेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी रेल बेच रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी हवाई अड्डे बेच रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी देश बेच रहे हैं। तो ये सारा का सारा काम आरएसएस के लोगों ने बहन मायावती से बसपा में रहते हुए कराया। और उस समय बीएसपी के अंदर हम इस बात को समझे, कुछ हमारे साथियों ने हमारा साथ दिया, और हमने पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन खड़ा करके जनता के सामने ये हकीकत लाने की काम किया।
आज जो उनके नाम पर रिप्लेस होना चाहते हैं कि वो जाएं, वो तो उस समय उनकी चमचागिरी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बहन जी बहुत ठीक काम कर रही है, ये लोग तो बहन जी को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं एक विधायक का यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, ये तो उनके यहाँ बैठ करके उनसे खर्चा लेकर के हमारे खिलाफ आंदोलन करते थे कि बहन जी सब सही कर रही है, ये लोग बहन जी को बदनाम कर रहे हैं, जबकि हम समाज के सामने सच्चाई ला रहे थे कि अगर बहन जी ने प्रमोशन में आरक्षण के आंकड़े नहीं दिए तो अगली सरकार में हमारे अफसरों का डिमोशन होगा, और अगली सरकार में हमारे 2.5 लाख अफसरों के डिमोशन हुए। तो हमारी बात तो उस समय सच साबित हुई। अगर बहन जी एक 4 लाइन की रिपोर्ट दे देती कि SC ST का कोटा उत्तर प्रदेश में 23% बनता है, लेकिन पूरा अभी तक 11 हुआ है, इतनी सी रिपोर्ट अगर वो दे देती तो कभी भी ना तो हमारे डिमोशन होते, ना हमारे अफसरों का अपमान होता, और शायद बहन जी की भी ये दुर्गति ना होती। तो ये बात बहन जी ने हमारी नहीं सुनी तो हम तो उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। और बहन जी इसलिए नहीं इस बात को सुन रही थी कि RSS ने सतीश चंद्र मिश्रा नाम का अपना आदमी उनके साथ बिठाया हुआ है। तो जो आप ये कह रहे हैं कि कांशीराम जी का आंदोलन अब कौन चला रहा है, BSP या चंद्रशेखर, तो बहन जी तो बहुत पहले कांशीराम जी के आंदोलन से बहुत पहले भटक चुकी थी। BSP को जो राष्ट्रीय पार्टी बनाया वो मान्यवर कांशीराम साहब ने बनाया। देखो, नेता की एक पहचान होती है कि नेता किस तरह से आया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे थे। जैसे ही PhD पूरी हुई, नेता की पहचान बता रहा हूं, दिक्कत यही होगी मेरा समाज नेता को पहचानता नहीं है। नेता का पता लगता है उसके त्याग से और उसकी काबिलियत से, उसकी एजुकेशन से। तो बाबा साहब की रिसर्च जैसे ही पूरी हुई और अंग्रेजों को जो प्रोफेसर थे उनको पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर तो यूनिवर्सिटी छोड़ करके इंडिया वापस जा रहे हैं, तो चांसलर ने बाबा साहब को बुलाया और चांसलर ने बाबा साहब को कहा, ये सारा बाबा साहब के वॉल्यूम्स जो है, जो स्पीच और राइटिंग्स है, उसके अंदर सब है, ये सारा कुछ नहीं छोड़ के गए बाबा साहब, किससे कहाँ बात कर रहे हैं, क्या हो रहा, सब का प्रमाण है। तो चांसलर ने बाबा साहब को बुलाया, ये बताओ आप इतने टॉपर हो, आपने जो 8 साल की PhD है उसको आपने 2.5 साल में पूरा कर दिया, और इंडिया के अंदर इतना भेदभाव, इतना जातिवाद, बचपन में आपने इतना शोषण सहा है, आप उस देश में जाकर के क्या करोगे? मैं चांसलर हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ही वाइस चांसलर बना देता हूँ इसी यूनिवर्सिटी का, कोलंबिया का, तो आप यहाँ नौकरी करो। तो जो भारत में आज की तारीख में 85 रुपये हैं, वो अमेरिका में आपका 1 रुपया है। तो उस समय, उस दौर में बाबा साहब को लगभग 2 लाख रुपए महीना के लिए तैयार थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो बाबा साहब ने कहा कि ये पढ़ाई जो हमने की है, ये पढ़ाई हमने पैसे कमाने के लिए नहीं की है, ये पढ़ाई हमारा समाज भारत के अंदर गुलाम है मेरा देश, मैं उसकी आज़ादी का आंदोलन खड़ा करूंगा, मैं अपने भाइयों को जा करके देश के लोगों को आज़ाद कराऊंगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तो इससे बाबा साहब के इस कैरेक्टर से ये साबित होता है कि उनके मन में पैसे का लालच नहीं था। नहीं तो अगर वो वाइस चांसलर बनते, 8 साल बाद चांसलर को रिटायर होना था, फिर वो चांसलर हो जाते, तो शायद अडानी और अंबानी का परिवार भी इतना पैसे वाला ना होता जितने हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होते। तो त्याग की भावना थी ना, आए और आंदोलन खड़ा किया। फिर मान्यवर कांशीराम साहब पर आप आ जाओ। मान्यवर कांशीराम साहब पंजाब के एक बहुत अच्छे खाते पीते परिवार से थे। हमारे पारिवारिक संबंध, लोग तो गद्दार बाबा साहब के परिवार में से को गलत बात साबित कर रहे हैं। परिवार में कोई सारे लोग गलत नहीं हो सकते, 1-2 सही भी है। बाबा साहब के फोटो का इस्तेमाल करते हैं, फोटो का इस्तेमाल कर रहे, विचारों पर कहीं नहीं चल रहे, कांशीराम साहब के फोटो का इस्तेमाल करते हैं। परिवार किस गुर्बत से गुजर रहा है इसका किसी को पता नहीं है। हम पिछले 15-20 साल से बाबा साहब के परिवार के भी संपर्क में हैं, उनके बच्चों के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्तियाँ, हमारे आगे बच्चों के भी साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। हम मान्यवर कांशीराम साहब के परिवार के भी संपर्क में हैं, हम बाबू जगजीवन राम के परिवार के भी संपर्क में हैं। तो हम लोग तो लगातार इनके साथ मीटिंगें हमारी चलती रहती है। तो कांशीराम साहब बहुत अच्छे परिवार से थे पंजाब के। वो देहरादून से नौकरी करते करते महाराष्ट्र ट्रांसफर हो गया, पूना। वो रक्षा जो विभाग है हमारा, डिफेंस, उसके अंदर एक सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंदर वो असिस्टेंट साइंटिस्ट हो गए। प्रमोशन होकर देहरादून से वो साइंटिस्ट हो गए, पुणे चले गए। तो वहाँ उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी में काम शुरू किया। जब उन्होंने ये देखा कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता 1-1 सीट के लिए मनुवादियों से समझौता कर रहे हैं, तो कांशीराम साहब ने कहा बाबा साहब की फैमिली के लोगों को ही और उन नेताओं को जो बाबा साहब का आंदोलन चला रहे थे कि तुम लोग केवल MP बनना चाहते हो, तुम लोग समाज की चिंता नहीं कर रहे हो। अरे वो आज पक्ष है तो हम विपक्ष हो जाएंगे। एक MP बनना इतनी बहुत जल्दी लग रही है एक MP बनने के लिए, और आप लोग बाबा साहब के मिशन के खिलाफ काम कर रहे हो, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। 11 साल कांशीराम साहब ने वहाँ लगाई। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि वो साइंटिस्ट थे। जब उन्होंने देखा कि वो उनकी बात नहीं मान रहे तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी
वामसेप, DS4, बहुजन समाज पार्टी, और उस समय भी उनकी तनख्वाह भी साइंटिस्ट की लगभग 1.5 लाख रुपए महीना थी। तो इतनी अच्छी नौकरी छोड़ करके साइंटिस्ट की कांशीराम साहब समाज के बीच में आ गए बाबा साहब का आंदोलन पूरा करने के लिए, यानी त्याग की भावना। और ये कहा कि इतनी ईमानदारी के साथ काम करूँगा कि जब तक भी मैं राजनीति करूँगा और जिंदा हूँ, 1 गज जमीन मेरे नाम नहीं होगी और भारत के किसी बैंक में मेरा कोई खाता नहीं होगा कांशीराम का। इतनी ईमानदारी से काम करूँगा, चूँकि वो भारत की स्थिति को समझते थे कि ये लोग हमारे नेताओं के साथ मिलकर के उनको पैसा कमाते हैं गलत कामों से, और उसके बाद फिर ये पूछते हैं CBI के छापे डलवा के, ये बताओ ये पैसा कहाँ से आया। इसलिए कांशीराम जी इन सारी चीज़ों से पहले से जानते थे कि मैं एक चवन्नी भी नहीं रखूँगा। फिलहाल के जो नेता है, मैं वहीं ले जा रहा हूं आपको। तो क्या कांशीराम साहब में तो ये त्याग था, लेकिन बहन जी की पैसे की हवस आज तक पूरी नहीं हो पा रही। बहन जी ने साहब 2006 में इस दुनिया से चले गए। 9 अक्टूबर 2006 को उनका परिनिर्वाण हो गया कांशीराम साहब का, ठीक है। और बहन जी ने दावा कर दिया कि मुझे वो नामित करके गए हैं, ठीक है। और बहन जी ने उनके जाते ही टिकट बेचने शुरू कर दिए। 2007 में सारे टिकट बेचे गए। आपके जिले में जिस सीट पे मेरा टिकट था, 50 लाख रुपए में नागल के नाम से सीट थी, वो 50 लाख का RSS के एक कार्यकर्ता को टिकट बेच दिया, जो RSS और BJP के लिए काम करता था। उसको RSS के लोगों ने BSP में भेज करके और 50 लाख रुपए बसपा में जमा करवा करके उसको टिकट बेच दिया। उत्तर प्रदेश की सारे टिकट बेचे बहन जी ने 2007 में। फिर 2009 में यही दोहराया गया। फिर 2012 में बहन जी ने लोगों से टिकट बेचे। उसके बाद 2014 में टिकट बेचे। और जब पार्टी की दुकान बंद होने वाली थी, लेकिन देश में एक संगठन ने EVM मशीन के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया, तो तभी RSS ने सतीश चंद्र मिश्रा जी को प्रोफेसर राम गोपाल यादव के यहाँ भेज करके, चूंकि बसपा खत्म होने जा रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करवाया। और उसमें यह तय हो गया कि EVM मशीन पर एक शब्द भी कोई नहीं बोलेगा, BSP नहीं बोलेगी। यानी मैनेज वो दोनों तरफ कर रहे थे। मैनेज तो उनके लोग सपा में भी कर रहे थे, इधर उन्होंने मैनेज कर लिया। आपको पता होगा दोनों मिले और बहन जी के टिकट 40 करोड़ तक पहुंच गए। इस तरह से बहन जी ने और अखिलेश जी ने इतना त्याग कर दिया कि जितनी सीटें थी वो सारी सीटें मान ली। जहां जहां उन्होंने सीटें मांगी वो सारी उन्होंने मान ली बात। अखिलेश जी को 3 सीटें मिली और इनको 10 सीटें मिली, जो पार्टी 2014 में 0 थी। बहुजन समाज पार्टी बहन जी के कारनामों से वह 19 में 10 MP ले आई गठबंधन से। कुछ दिन बाद ही बहन जी ने इस गठबंधन को तोड़ दिया, ठीक है ना, क्योंकि जो पैक्ट था वो पूरा हो गया। आज बहन जी भी अकेले चुनाव लड़ रही है। 38 दलों का गठबंधन, नरेंद्र मोदी जी का गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है। जिन चंद्रशेखर का आप नाम ले रहे हो, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन पत्रकार मेरे से बुलवाते रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ना तो बहन जी बाबा साहब और कांशीराम जी का आंदोलन चला रही है, और ना चंद्रशेखर बाबा साहब और कांशीराम का आंदोलन चला रहे हैं। ये चंद्रशेखर तो एक नई मायावती के रूप में डेवलप किया जा रहा है, नई मायावती बनाने की। कभी भी मायावती ने किस तरह से पार्टी को समाप्त किया है, कांशीराम जी को और बहुजन समाज पार्टी को, जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, जिसके जम्मू कश्मीर में विधायक थे, जिसके कर्नाटक में विधायक थे, जिसके आंध्र प्रदेश में विधायक थे, जिसके पंजाब में हम विपक्ष थे बसपा के लोग, हरियाणा में हमारे 1991 में ही 13 MLA थे, उत्तर प्रदेश में हमारी 4-4 सरकारें थी। उस पार्टी को बहन जी ने केवल और केवल नोटों के चक्कर में, वोट बेचने के चक्कर में, कांशीराम साहब तो ये कहते थे कि जिस समाज का वोट बिक जाता है वो बहु बेटियों की इज्जत को बेचने का काम करता है, जो वोट बेचने का काम करता है। वो समाज को ऐसे समझाते थे। बहन जी ने समाज को थोक में बेचना शुरू कर दिया। आप चंद्रशेखर भाई का कोई एक बयान मुझे ऐसा बता दो, जो मैं बोल रहा हूं कि बहन जी टिकट बेच रही है, इस पर उनका एक भी बयान हो कि बहन जी टिकट बेच रही। भाई आपने पार्टी क्यों बनाई? आजाद समाज पार्टी आपने क्यों बनाई? कि BSP गलत राह पर जा रही है, तो ये बात समाज को क्यों नहीं बताते कि मैंने इसलिए बनाई कि बहन जी गलत राह पर जा रही है? वो इसलिए इस बात को नहीं बताते कि उनको दूसरी मायावती बनना है। जो काम बहन जी ने किया है वही काम चंद्रशेखर जी को करना है, और कर रहे हैं पहले दिन से ही, जिस दिन से पार्टी बनी है। अब सवाल ये आ जाता है तेजियान जी, इस जो हुआ है संसद में उसके बाद, कि जो SC समाज है वो भरोसा किस पर करे? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले SC समाज मायावती पर डिपेंड था, उसके बाद फिर चंद्रशेखर आए तो SC समाज बट गया। लेकिन अब क्या लगता है आपको, अब क्या विकल्प SC समाज चुने? और ये जो अमित शाह का बयान है, इसके बाद आप क्या चाहते हैं? जो SC समाज है, आप प्रतिनिधित्व करते हैं SC समाज का, एक संगठन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इतना राजनीति आपने की है,
आप क्या चाहते हैं कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए गृह मंत्री होने के नाते, या फिर कोई और रास्ता निकाला जाए? देखिए, माफ़ी मांगने वाला बात हमारी तरफ से नहीं है, समाजवादी पार्टी की तरफ से, या जो हमारी संविधान बचाओ संघर्ष समिति है, जो आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति है और तमाम बहुजन समाज के जितने संगठन हैं, अगर कोई इस्तीफे की बात कर रहा है तो ये तो बेकार की बकवास हो रही है। हम तो ये चाहते हैं कि कानून के दायरे में उनको बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त के अलावा हम लोगों की तो कोई मांग है नहीं है दूसरी। और जो ये बीच क्या कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि मैं चंद्रशेखर का भी बयान देखा है, जो बयान ये आया है आप देखेंगे उन्हें कि पार्लियामेंट में वो कुछ भी नहीं बोले इसके ऊपर जिस तरह से उन्हें बोलना चाहिए था। उस समय आप कोई हाउल नहीं, कुछ भी नहीं है भाई बोलना। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, बाहर बकवास करने के मायने हैं या लोकसभा के अंदर जहां मंच है वहां बोलने के मायने हैं? अच्छा, मैं वॉकआउट भी नहीं किया किसी दल ने। देखिए आप, अखिलेश जी कितना अच्छा बोले थे संविधान के ऊपर। चंद्रशेखर बता दो अपनी 4 मिनट की स्पीच जो है संविधान के पक्ष में आपकी क्या स्पीच है? हमने एक एक शब्द का विश्लेषण किया। दूसरा, अभी संभल का इतना बड़ा मामला हुआ था, संभल में इतना बड़ा, आप अखिलेश जी का भाषण सुनो, आप उनके चाचा जी प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को सुनो, क्या गजब बोले हैं। और ये अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन मतलब लोग इतने बड़े, मायावती भी अपना जन्मदिन मनाती है। मैंने कहा ना कि दूसरी मायावती तैयार कर रहा है आरएसएस, और ये भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। कभी बाबा साहब ने तो अपना जन्मदिन नहीं मनाया, कभी कांशीराम जी ने तो अपना जन्मदिन नहीं मनाया। तो ये किसका आंदोलन ले जा रहे हैं? किसके आंदोलन को पूरा करना चाहते हैं? दूसरा, वर्गीकरण हुआ, वर्गीकरण के ऊपर नहीं आप पार्लियामेंट के अंदर बोले। बताओ वर्गीकरण के ऊपर आपकी क्या स्पीच है? सत्यानाश कर दिया सारा। आप बाहर बोल रहे हो, बाहर, जबकि बोलना आपको कहाँ है? अंदर। और अंदर कह रहे हैं कि आपका तो मुझे पहले दिन ही क्या बोला था भैया ने? पहले दिन जब गए ओम बिरला जी को क्या कहा था कि आपका संरक्षण तो हमें पहले से ही प्राप्त है, आपका संरक्षण तो हमें पहले से ही प्राप्त है। तो हम लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किसके संरक्षण में ये सारा का सारा काम हो रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल मेरा समाज इसको समझ जाएगा। और जो आपने सवाल किया है कि एससी के लोगों को कहाँ जाना चाहिए, देखिए हमारे सामने एक तो मैं आपको उदाहरण के साथ ये समझा दूं कि आपने अभी 2024 का लोकसभा चुनाव देख लिया, और हमारा आदमी कहाँ गया, एससी के लोग कहाँ गए। अगर अब भी नहीं देश के लोग समझ रहे तो ना समझे। लगभग ऐसा रहा तेजियान जी के इस बार एससी समाज के पास कोई विकल्प नहीं था, और जबरदस्ती का वोट उन्होंने गठबंधन के साथ भाजपा के साथ या जहां पर भी बटा वहां पर डाला। देखिए, जबरदस्ती के साथ नहीं है। हमारा जो ये संगठन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी, ये जमीन पर काम कर रहा है। मुझे नहीं पता दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। क्या मानते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ रहा? हम लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले 5,000 लोगों की, लगभग 5,000 लोग थे हर जिले से, 80 जिलों से, लखनऊ में मीटिंग हुई। कोई जिला नहीं बचा होगा जहां मीटिंग नहीं हुई। और हम ये समझाने में कामयाब हो गए कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं और इधर वाले भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी 38 दलों का गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि हम 400 पार करते ही संविधान को समाप्त करेंगे। तो अगर संविधान को बचाने का काम करना है तो सच्ची श्रद्धांजलि, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते थे कि जब तक ये संविधान जिंदा है, मैं भले इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन जब तक ये संविधान जिंदा रहेगा तो समझ लेना मैं जिंदा रहूंगा। इसलिए संविधान की हिफाजत के लिए हमारे लोगों ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन को वोट दिया है और समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। और आगे भी मैं आपको 24 में आपने क्लियर देख लिया। और मैं इस बात को ऐसे नहीं कह रहा, चूंकि अखिलेश जी को भी बहुत सारे लोग हैं जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दिन गोरखपुर और बांसगांव 2 लोकसभा सीटों की समीक्षा हो रही थी, और मैं भी वहां बैठा हुआ था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एससी के बूथ खुलवाए, वो गांव खुलवाए जहां नाम नहीं बताना चाहता मैं जातियों के, आपके सामने। तो हाँ, हमारे सामने नहीं, पूरा गोरखपुर बैठा हुआ था, पूरा बांसगांव बैठा हुआ था। हम गए थे किसी और काम से, एक बूथ कमेटी देने, किसी विधानसभा की मीरापुर की बूथ कमेटी तैयार की थी हम लोगों ने काम करके, हम तो उसको देने गए थे, हमें बिठा लिया। तो जब समीक्षा हो रही थी तो हम ये देख रहे थे कि वहां उन्होंने, जब इस गाँव में कौन रहता है कि फला लोग है, खोलो जरा, तो उनको जो बता रखा था ये हम वोट दे रहे, वोट जा रहा सारा बीजेपी पर। फिर एससी को वहां इधर चमार बोलते हैं, उस जिले में जाटो बोलते होंगे या जाट, पूर्वांचल में उन्होंने खोला जरा इनके भी 5 गांव खोलो। तो जब उनके गांव खोले तो 70 और 80% वोट उनको मिल रहा है। ठीक है ना? तो उनके चेहरे के भाव कि हमें तो कुछ और ही बता रखा है। ठीक है ना? तो बरगलाने की कोशिश दोनों तरफ हो रही है, लेकिन हमारा समाज उनके साथ
गया है। और दूसरा प्रमाण इसका यह है कि सहारनपुर से लेकर और बांदा तक सारी लोकसभा का ये उठाओ कि 14 में बीजेपी को और 19 में बीजेपी को हर लोकसभा में कितना वोट मिला था और 24 में कितना मिला। अगर बीजेपी का वोट गठबंधन पा रहा है तो बीजेपी का वोट कम क्यों नहीं हो रहा लोकसभाओं में। बीजेपी को तो जितना वोट आप अपने ही जिले में देख लीजिए, बीजेपी को जितना 19 में मिला और 14 में मिला उतना ही अब भी मिला है 24 में लोकसभा में। तो फिर अखिलेश जी का वोट कहां से बढ़ गया। अब भी कोई नहीं समझना चाहता तो मत समझो, क्योंकि हमारा वोट भी ज्यादा इंतजार नहीं किया करता। हमारा वोट हम लोग रास्ता निकाल लेंगे इसमें देर से बेर। बिल्कुल क्लियर बात है, आपके उस पर कह रहा हूं। रास्ता तो हमारे बड़ों ने, जब चारों तरफ अंधेरा था, ऐतिहासिक बात बता रहा हूं आपको, अगर ये सोच रहे कि सरकार हमारी और कोई रास्ता नहीं होगा, हम इन्हें गुलाम बना लेंगे। राम जी से पहले की आप बात कर रहे हैं? मैं कांशीराम जी से पहले की बात नहीं कर रहा, ना बाबा साहब के, मैं बात कर रहा हूं बाबा साहब से पहले की और ज्योतिबा फुले से भी पहले की। तब भी हमारे बड़ों ने रास्ता निकाल लिया था। इन लोगों ने हमें यहां मुगलों पे गुलाम बनवा लिया, इन लोगों ने बनाया। और मैं नहीं कह रहा हूं, भारत में राजपूतों का सबसे बड़ा नेता कौन हुआ है, उनका नाम है महाराणा प्रताप। मैं उनकी भाषा बोल रहा हूं। उनके एकमात्र जीवित वंशज है आज की तारीख में भारत में, उनका नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह मेवाड़। और ये पीएचडी हैं अमेरिका से, और अमेरिका में ही ये बहुत बड़े ओहदे पर नौकरी करते हैं। तो उन्होंने भारत में, जब हमारा एक बच्चा मेघवाल नाम का बच्चा, मेघवाल समाज का, हमारे ही समाज का बच्चा राजस्थान में मार दिया पीट पीट के एक टीचर ने आरएसएस के स्कूल में, तो उस समय वो आए थे जयपुर में, डॉक्टर महिपाल सिंह मेवाड़। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग करणी सेना के लोगों को बुला करके कि तुम लोग मॉब लिंचिंग में गरीब मुसलमानों को मान रहे हो और तुम दलितों के बच्चों को स्कूलों में पढ़ने से रोक रहे हो। तुम लोगों को मैं कुछ इतिहास बताना चाहता हूं। कुछ किताबें उन्होंने दी और उन्होंने उनको समझाने का काम किया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों किताबें लिखी, एक शब्द भी कहीं किसी छतरी के खिलाफ नहीं है। और आगे की बात उन्होंने ये कही, मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने नाम ले दिया, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। एक नेता इस देश में हमारी राजपूतों के साथ दुश्मनी करवा रहा है, और राजपूतों का सबसे बड़ा नेता अनुराग ठाकुर क्या बोले हमें नहीं पता है, राजनाथ सिंह क्या बोले हमें नहीं पता है। नेता इस देश में सबसे बड़े महाराणा प्रताप हुए हैं। उनका वंशज, उनका बच्चा जो बोल रहा है वो है बात सच। उसने क्या बोला, उसने कहा कि मेरे दादा परदादाओं की जो फौज थी, जो महाराणा प्रताप की फौज थी, ये जो आदिवासी हैं जिनको तुम पीटते हो, यही लोग सैनिक थे, ये एससी के लोग सैनिक थे, ये मुस्लिम जो गरीब लोग हो जिनको मॉब लिंचिंग में मार रहे हो, यही हमारे फौजी थे। और जिन लोगों पर तुम भरोसा कर रहे हो, उन्होंने इस देश में हमारी क्षत्रियों की 3 लाख फौज को बिना लड़े हरवाया, क्योंकि ये हमारे घरों में पुरोहित बनकर बैठे हुए थे। इन्होंने जब बिन कासिम 12,000 की फौज लेकर आया, 12,000 की फौज, और भारत के क्षत्रियों की 3 लाख की फौज थी, 600 से ज्यादा उनके राजा थे। तो ऐसा कैसे हो गया कि 3 लाख की फौज 12,000 से हार गई? चूंकि हर क्षत्रिय के घर में, हर राजा के घर में गद्दार बैठे हुए थे पुरोहित के रूप में। उन्होंने उनको कहा कि राजन लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम यज्ञ करेंगे, हम हवन करेंगे, हम मंत्र पढ़ेंगे, आप इनका उच्चारण करो और इससे हम शक्ति सांप और आपके भिरड़ ततैये और जहरीले नाग पैदा कर देंगे और बॉर्डर पे ये लड़ेंगे। और इस तरह से वो 12,000 की फौज लेकर एक एक का इलाज करता हुआ और लास्ट तक सोमनाथ तक पहुंच गया और बिना लड़े इस देश पर उसने कब्जा कर लिया। तो धीरे धीरे जो बात मैं आपको ये कह रहा हूं, ये महिपाल सिंह मेवाड़ के संदर्भ से बोल रहा हूं। और दूसरा संदर्भ मैं आपको दे रहा हूं, बाबर की वसीयत। बाबर जम गए, आते रहे लूटते रहे, विदेशी आक्रांता, लेकिन बाबर जम गए। तो बाबर जब बीमार पड़े तो उन्होंने अपने बच्चे अकबर को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया और ये कहा कि बात सुनो, ये मैंने वसीयत लिख दी है, इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से। इस देश में अगर राज करना तो एक खास जाति है, उसने इस देश पे हमारे से पहले कब्जा कर रखा, इन्हें गुलाम बना रखा, उन्हें साथ लेकर के चलना। और अगर उन्हें साथ लेकर नहीं चलोगे तो ये इनका सबका बेवकूफ बनाकर राज पलटवा देंगे तुम्हारा। तो जब अकबर राजा बने तो उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बीरबल को बनाया और देश में मनुस्मृति लागू कर दी और ये कानून बना दिया कि जो व्यक्ति जिस जाति का है वो केवल वही काम करेगा, अगर दूसरा काम करेगा तो उसको पकड़ के पुलिस जेल में डाल देगी। यानी यदि कोई धीमान है तो वो केवल और केवल खुरपे बिंटे और लकड़ी का काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। अगर कोई एससी में चमार जाति का आदमी तो वो केवल जूता बनाने का काम करेगा, अगर कोई गडरिया है तो वो केवल भेड़ बकरी चुराएगा। यानी इन्होंने जाति के आधार पर जो कानून उनका था मनुस्मृति वाला तिलकधारियों का, उसको मुगलों ने लागू कर दिया। और ये मुगलों को कहते हैं कि वो मुसलमान है, वो इनके भाई थे। तो तब जब सारा रास्ता हमारा बंद हो गया
और हम कहीं से भी कोई निकलने का रास्ता नहीं बचा, तो हमारे बड़े ने दक्षिण भारत में महाराष्ट्र से शुरू करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की ताकत को तलवारों से तोड़ करके और मुगलों को दक्षिण भारत में परास्त कर दिया। उत्तर भारत के अंदर हमारे दूसरे नेता गुरु गोविंद सिंह ने तलवारें उठाई, और ये जो लोहार है जिसको आप धीमान बोलते हो, इन्होंने तलवारें बना करके गुरु गोविंद सिंह की 5000 लोगों को दी, और गुरु गोविंद सिंह की 5000 फौज में भी पंजाब से लेकर लाहौर तक के सारे चमार चूड़े, और जिसको आप वो बोलते हो ना, मतलब मैं मनुवाद की भाषा में बता रहा हूं, जिनको बाबा साहब ने तो आज उनको एससी कहा है, ठीक है ना, तो ये सारे लोग बंजारे, धीमान, यादव, अहिर, जट, ये सारे उनके सैनिक बने, और इस तरह से इधर तलवार उसने उठाई, इधर इसने उठाई, और औरंगजेब को भगाना शुरू कर दिया। तब भी हमारे बड़ों ने रास्ता निकाल लिया था और अपनी सरकार बना ली थी। और उसके बाद अंग्रेज इस देश में आ जाते हैं। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने समझाना शुरू कर दिया, और हमें अधिकार मिलने शुरू हो गए ज्योतिबा फुले के आंदोलन। फिर बाबा साहब ने इस आंदोलन को अपने कंधों पर ले लिया, और उसका नतीजा अब आज इस देश में देख रहे हैं। अभी मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जो स्थिति फिलहाल बाबा साहब जी के नाम पर देश में हो रही है, विपक्ष हो पक्ष हो, सब बाबा साहब का नाम लेकर, तस्वीरें लेकर, कभी संसद भवन में, कभी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने समाज को और पूरे भारत देश को? क्या सोचते होंगे आज बाबा साहब? देखिए, बाबा साहब को ये उम्मीद थी कि मेरे बाद में मेरे जैसे लोग इस समाज का नेतृत्व करेंगे, और उन्होंने आगरे में 1956 में इस दुनिया से जाने से पहले अपनी इस व्यवस्था को आगरा की सभा में बोल भी दिया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरह के नेताओं के साथ समाज को जाना चाहिए। तो मैं अपनी कोई सलाह नहीं देना चाहता, जो बाबा साहब कह कर के गए समाज उसी बात को मान ले। जब बाबा साहब उस सभा में बोल रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द था, और उनके शब्द थे कि मुझे दूर दूर तक भी ये दिखाई नहीं पड़ता कि मेरे जाने के बाद इस आंदोलन को कौन चलाएगा, जबकि उनकी बराबर में बड़े बड़े कई नेता बैठे हुए थे। उसके बावजूद भी ये बोल रहे थे कि मुझे दूर दूर तक भी कोई नौजवान ऐसा नहीं लग रहा है जो इस आंदोलन की कमान अपने कंधों पर ले लेगा। तो ये बाबा साहब का दर्द था। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, समाज के लोग जो थे उन्होंने कहा कि जी फिर हम किसके साथ रहें, हम किसको समझें। तो बाबा साहब एक सूत्र दे कर गए थे कि नेता को पहचानने का सूत्र दे कर जा रहा हूँ, जो इस तरीके का नेता होगा उसके साथ खड़े हो जाना। लेकिन समाज उस तरह के नेता के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा, चूंकि उसको मनुवादी मीडिया गुमराह कर रहा है। किस तरीके के नेता? बाबा साहब ने कहा था नेता दो तरह के होंगे, जो आपने अभी बताया था। नेता दो तरह के होंगे। पहला नेता वो होगा जो आपको लालच देगा, वो कभी तो आपको चुनाव में पैसे का लालच देगा, फ्री के राशन का लालच देगा, आपको वो खाने का लालच देगा, यानी किसी भी तरह का लालच दे करके अगर कोई भी पार्टी या कोई भी नेता अगर आपका वोट हासिल करना चाहता है तो समझ लेना बाद में वो 100% आपके साथ धोखा भी कर सकता है। बाबा साहब ने कहा था कि नेताओं को पहचानने का बस एक ही तरीका है, और वो तरीका यह है कि जो नेता आपको आपका पुराना इतिहास बताता हो और इतिहास बताकर आपको जागरूक करता हो, तो नेता, चूंकि जो कौम अपना इतिहास जानती है वो भविष्य का निर्माण खुद कर लेती है, और जो कौम अपना इतिहास तो जानती है लेकिन इतिहास से सबक नहीं लेती, तो इतिहास उसको सबक सिखा देता है। तो बाबा साहब ने कहा कि जो जागरूक करने का काम करे, और जागरूक होता है इतिहास से, और इतिहास में ये पता लग जाता है। मैंने गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी, मैं और भी बहुत सारे लोगों के अपने महापुरुषों के नाम आपको बता सकता हूं जिन्होंने इस देश में हमारी लड़ाई लड़ी है, चाहे कबीर हो, चाहे रैदास हो, और चाहे गुरु नानक हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया और इस समाज की लड़ाई लड़ी है। तो जो इनके इतिहास को समाज के सामने रखना जानता हो, जो बताना जानता हो, उस वही समाज को जागरूक कर सकता है, और जो जागरूक करता है वो समाज के साथ धोखा नहीं कर सकता। क्योंकि जब इंसान सामने वाला जागरूक हो जाता है तो जागरूक के साथ धोखा नहीं होता, धोखा अनाड़ी लोगों के साथ होता है। तो जो लोग ये समाज को जागरूक नहीं करते, केवल लालच देकर और या घटनाएं, प्रायोजित घटनाएं करा करके, प्रायोजित घटनाएं होती है और उससे नेता लगाया जाता है कि ये नेता है, ये नेता है, इसे नेता मान लो, ये तुम्हारा नेता है। तो ये घटनाएं प्रायोजित वाली भी, लालच देने वाली भी, ये सब ढोंगी और फर्जी नेता है। नेता का पता उसके चलता है जो बाबा साहब बता के गए रास्ता, के जो आपको जागरूक करे, जो आपको अपना इतिहास बतावे। और कभी इनका इंटरव्यू लेकर के पूछ लेना इन्हें 4 लाइन इतिहास की, अगर कोई इतिहास के बारे में इन्हें पता हो, मायावती से भी पूछ लो और अगले वालों से भी पूछ लो।
आपसे मैं बस हाँ या ना में आखिरी सवाल करना चाहूँगा। फिलहाल में एससी समाज के जितने भी नेता हैं, आप नहीं मानते कि कोई भी समाज का नेतृत्व कर सकता है या फिर वो नेता हैं? देखिए, इसके ऊपर बातचीत चल रही है। एससी समाज के ऊपर से अगर बात करें, ऊपर कैबिनेट से लेकर राज्य स्तर तक और फिर लोकल स्तर तक, जहाँ पर अगर दलित बेल्ट भी उसको कहा जाए, हमारे सहारनपुर क्षेत्र को, मुजफ्फरनगर क्षेत्र को, नहीं लगता कोई नेता ऐसा? देखिए, ऐसा नहीं है कि नेता नहीं है, नेता हैं और वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन इस देश का मीडिया उनको छिपा रहा है, उनको दिखा नहीं रहा है। वो आप अगर सोशल मीडिया पे राजरत्न अंबेडकर क्लिक करोगे तो आप उसको देख सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर अगर वामन मेश्राम क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं। आप प्रोफेसर विलास खरात को देख सकते हैं। जानते भी नहीं है लोग, अपना नाम बता रहे, नाम ही नहीं पता है। आप विनोद तेजियान को देख सकते हैं, आप चरणजीत सिंह को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सच्चे नेता नहीं है, सच्चे नेता भी हैं, लेकिन इस देश में यही कमजोरी है कि जो नकली होता है उसे प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रायोजित घटनाएं करा करके। और जो सच्चे लोग होते हैं, बाबा साहब को 5 अखबार निकालने पड़े थे अपने आप को बताने के लिए मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, वरना इस देश के मीडिया ने बाबा साहब को बिल्कुल पर्दे के पीछे ऐसा रखा था, दिखने नहीं दे रहे थे। केवल एक ही नेता दिखाया जाता था कि ये महात्मा है, ये महात्मा है, ये महात्मा है, और वो महात्मा 500 लड़कियों के साथ रहता था एक आश्रम में। ठीक है, वो महात्मा घोषित कर दिया था, और जो असली हीरो था देश का उसको कह रहे थे ये तो धर्म के खिलाफ है। तो बाबा साहब को अपने 5 अखबार निकालने पड़े थे। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे समाज के सारे नेताओं की, चाहे ओबीसी के हो या एससी के हैं, ये है कि इन्होंने मुख्यमंत्री भी भले ये रह लिए हों, बड़े बड़े पदों पर ये लोग रह लिए हों, इन्होंने अपना मीडिया खड़ा नहीं किया। अगर ये अपना राष्ट्रीय स्तर का एक अखबार और एक चैनल भी अपना शुरू कर देते तो आज इनके सामने ये समस्या ना आती। आप देख रहे हो कि ओम प्रकाश चौटाला जेल में रहते रहते स्वर्गवासी हो गया, चले गए दुनिया से। लालू यादव को 10 साल जेल में सड़ा दिया। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन के साथ अभी अभी क्या हुआ है? हेमंत सोरेन अभी बाहर आए चुनाव से पहले अभी अभी उनके साथ क्या हुआ है? इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के सभी नेताओं को यह कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, इनसे थोड़ा सा दूरी बना लो, इनको अपने घरों की बातें शेयर मत करो और अपने भाई को पहचानो। और दलित की हमें इसलिए जरूरत नहीं है किसी दलित नेता की, ना तो हम दलित हैं ना हम हरिजन हैं। इस देश में रहने वाले ओबीसी की 4000 जातियां और एससी की 1500 जातियां, एसटी की 550 जातियां, सारे मुस्लिम भाई और सारे इस देश के सिख और सारे ईसाई, हम जितने लोग हैं हम सारे के सारे नागवंश के लोग हैं, और नागवंश के लोग ही भारत के राजा थे। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि नेता एससी का होगा या ओबीसी का होगा या माइनॉरिटी से होगा, जब हम सारे के सारे एक ही है। दुश्मन नहीं तो हमें जातियों में तोड़ रखा, तो हम उसकी जाति के आधार पर क्यों नेता तैयार करें? हम इस तरीके से क्यों इस लड़ाई को लड़े जिससे हम खुद ही बट जाएं? हम इसको लड़ाई को ऐसे क्यों नहीं लड़ते कि हम सब लोग एक हैं? एक तरफ वो मुट्ठी भर लोग हैं, एक तरफ सारा देश है। तो सारे देश की लड़ाई अखिलेश जी ने कह दिया हम तो 90% की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी तो रास्ता मेरा तो ये कहना कि पहले बड़े दुश्मन को गिराओ। खैर, सारी बातों का जवाब और जो इतिहास की बातें थी या बाबा साहब के नाम से जुड़ी जो बातें थी और उसको लेकर देश में जो माहौल चल रहा है, विनोद तेजियान जी ने इस इंटरव्यू में बता दिया है। पूरा इंटरव्यू आपने सुना होगा। मेरा कहने के लिए कुछ नहीं बचा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।